हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अवधारणा का भाग 2। ठीक, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अपन मूलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर हमें द्रव्यमान दिया हुआ है तो हम उससे उसके मूलों की संख्या या उसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कल हमने आपको कुछ होमवर्क छोड़े हुए थे, चलिए उसी कि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, इसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। ये है आपका मोहर लवण, कल आपने देखा हुआ था मोहर लवण। ठीक, ये हमने नाप के 41 ग्राम लिया हुआ है मोहर लवण, 41 ग्राम। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें मान के चलिए आपको प्रश्न आता है परीक्षा में, 41 ग्राम मोहर लवण में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, तो या अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मोहर लवण की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें उसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। मोहर लवण में मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि वो कितना मोल है। अब कितना मोल ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल ध्यान कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया हुआ था कि पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और बटे अणु भार। अब ये जो द्रव्यमान है 41 ग्राम, ये उसका दिया गया द्रव्यमान है। क्या है? दिया गया द्रव्यमान, और हमें इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। जब तक हम अणुभार नहीं निकालेंगे मोलों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। और अणुभार हम कब निकालेंगे? जब हमें उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र पता होगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मोहर लवण ये याद ही कर लेना है क्योंकि हर क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये एक द्विक लवण है जो कि आपको याद होना चाहिए। फिटकरी, मोहर लवण, इन सब का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो मोहर लवण का सूत्र है FeSO4। जैसा कि मैंने बताया ये द्विक लवण है, ये दो लवणों से मिलकर बना होता है। लवण रासायनिक यौगिक जो आपने पिछले रासायनिक यौगिकों के नामकरण में आपने सीखा हुआ है। FeSO4 जिसका नाम सबको पता है, यह है फेरस सल्फेट। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे अपन? अमोनियम का सूत्र होता है NH4 प्लस और SO4 -2 होता है, इसलिए 2 यहाँ आ जाएगा। ये आ गया आपका FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4। और डॉट क्रिस्टलाइजेशन जल होता है, वो होता है 7H2O। राइट, अब हमें इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए सभी परमाणुओं का परमाणु भार हमें याद होना चाहिए। राइट, तो अब Fe यानी कि आयरन। ठीक, परमाणु संख्या कितनी? 26। परमाणु भार कितना? तो इसका 56 होता है, 56। चलिए Fe का परमाणु भार ये आ गया, प्लस सल्फर का आप सभी को पता है 16 दूनी 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है आपके 16 चौको 64, प्लस अब यहाँ पर देखें अगर तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। तो 14 नाइट्रोजन का और ये चारों हाइड्रोजन का 4, तो 14 4 18, और ये कितने हैं? 2, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ पर इस पूरे का एक साथ हम ले लेंगे और वो है 36, और प्लस फिर हम ले सकते हैं सल्फर का 32, और फिर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 16 चौको 64, और प्लस फिर अगर हम यहाँ लें तो ये 7H2O, तो एक H2O का 18, 16 2 18, और 7H2O यानी कि 7 अवगुणे 18। ठीक, चलिए अब इसको अपन और सॉल्व कर लें। 18 सत्ते होता है 126, 18 पन्ने 90, 18 छः 108, और 18 सत्ते 126। तो यहाँ पर हम लेंगे 126 और इसको हम जोड़ते हैं
तो जोड़कर हमें मोहर लवण का अणुभार, ये प्रैक्टिकल में भी आपको जरूरत पड़ेगी। ये अणुभार इसीलिए मैं इतना डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि इसका अणुभार आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो 6 4 10 2 12 6 18 4 22 2 24 और 6 30 का 0 हासिल का 3 3 2 5 6 5 11 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 और 5, तो 26 5 होता है 31। तो 31 का 1 हासिल का 3 और ये 1, तो ये हो गया आपका 4, यानी कि 410 ग्राम उसका अणुभार होता है। ठीक, अब 410 हमने कितना लिया हुआ है? 41 ग्राम। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई परेशानी नहीं है हमें। अब मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या होती है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होगा यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान, जो कि हम लिख नहीं रहे, बोल बस रहे हैं, आपको लिखना है दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 41 ग्राम। और अणुभार कितना निकाला अपन ने? 410। सिंपल सा है, 41 एकम 41 और धाम यानी कि 410। तो हमारे मोलों की संख्या आती है 0.1 या फिर 1/10। राइट, अब इस 1/10 को या फिर 0.1 को हम किस में गुणा करेंगे? किसमें गुणा करेंगे? अवोगाद्रो संख्या में। तो जिससे क्या पता चलेगा? मोलों की उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या। तो हम गुणा कर दें, तो चलिए 6.023 गुणे 10 की घाते 23। ठीक, इसमें गुणा किसका करना है? 1/10 का। 0.1 का करें चाहे 1/10, बात बराबर है। 1/10 का जब हम गुणा करेंगे तो या तो 1 घात यहाँ कम हो जाएगी, यानी कि 3 2 में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ 22 10 की घात 22 कर लें तो भी चल जाएगा, या फिर इस दशमलव को हम इस पार ले आए। राइट, तो यहाँ पर हम इस दशमलव को इस पार ना लाने की बजाय ना लाकर हम सीधे इस 10 से यहाँ -1 कर दें घात में, तो आपका आंसर होता है 6.023 गुणे 10 की घाते 22। कोई दिक्कत नहीं है। आप अणुओं की संख्या बकायदा निकाल सकते हैं। कैसे? तो मोलों की संख्या पहले निकालना है। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? तो दिए गए द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग देना है, और जब मोलों की संख्या निकल जाए तो मोलों की संख्या में हम अवोगाद्रो संख्या का गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 5 आंसर आता तो हम 5 का गुणा करते, 1/2 आंसर आता तो 1/2 का गुणा करते, 1/10 आया है तो हम 1/10 का गुणा करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब आप अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ये निकालना बकायदा सीख चुके हैं, और बड़ी आसानी से एक आध प्रश्न हम और क्लियर करते हैं। आप ही का प्रश्न था शक्कर जो कि 68.4 ग्राम, हल्का सा जटिल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शक्कर को हम लेते हैं, और शक्कर है हमारा कितना? दूसरा प्रश्न है 68.4 ग्राम हमने शक्कर लिया हुआ है, और उसमें हमें क्या याद करना है? शक्कर के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें शक्कर का अणुभार याद करना है, क्योंकि दिया गया द्रव्यमान है और अणुभार हमारे पास नहीं है। अणुभार हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हमें शक्कर का सूत्र पता होगा। तो शक्कर का सूत्र होता है C12 H22 and O11। ये है आपका शक्कर का सूत्र। आपके घर में शक्कर उपलब्ध है और उसका रासायनिक सूत्र है, और वो है C12 H22O11। क्लियर है? अब अभी तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं। नमक का सूत्र जान चुके हैं आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शक्कर का, तेल का भी मैंने बताया था, साबुन का मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर्स में, तो बहुत सारी चीजें। तो ये अब इसका
अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार ज्ञात करना आपको पता है, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144, 12 से 144 और प्लस 22 में 1 का, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 22 एकम 22 और हम 11 में 16 का गुणा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु हमारे 11 हैं और उसको हमें 16 से गुणा करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो 16 गुणे 11 बराबर 176। अब इन तीनों को जोड़ दें और ये 6, 2, 8, 4, 12 का 2, हासिल का 1, 7, 1, 8, 2, 10, 4, 14 का 4, हासिल का 1, 1, 1, 2 और 1, 3, तो 342 ग्राम। बिल्कुल 342 ग्राम का कोई शक्कर का अणु नहीं होता है। आपको पता है, फिर से मैं ध्यान दिला दूं कि ये जो द्रव्यमान आप देख रहे हैं 342 ग्राम यानी लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम, ये आपके 6.023 गुणे 10 की घाते 23 कण 23 शक्कर के अणुओं का वजन है। क्लियर। अब हमारे पास वजन कितना दिया गया द्रव्यमान 68.4। तो यहाँ पर हम लेते हैं, क्या ले लें, n यानी कि मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान और बटे हमें लेना है अणु भार। क्लियर है। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, बार बार हम कहाँ तक लिखेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान यानी वेट, राइट, तो वेट यानी W और अणुभार यानी मोलर वेट, राइट, मोलर मास, तो उसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करें तो यहाँ पर आपका W कितना है, तो W है आपका 68.4 और यहाँ पर जो मोलर मास है वो है 342 यानी 342। ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं, आप इसको सिंपल कर लीजिए। तो सिंपल कैसे करना है, तो चलो 2 से कट रहा तो 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और यहाँ इसको 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये आया आपका 34.2। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस दशमलव को हटाएं, आप 342 को, तो ये दशमलव अगर यहाँ हटेगा तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हमें पता है न्यूमेरिकल्स को देखते ही लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो आ गया, केमिस्ट्री खूब पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, सूत्र याद कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जैसे ही आया आंकिक प्रश्न तो वो हाथ पांव खड़े कर देते हैं, जबकि आपको दिख रहा है कि गुणा भाग जोड़ घटाना छोड़ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, सिंपल सी कटाई काट कर रहे हैं। हमने 2 से काटा, इसको 171 आया, राइट। फिर हमने इसको भी 2 से काटा, ऊपर नीचे 2 से काटा, ये 342 नहीं 34.2 आया। हम इस दशमलव को हटा रहे हैं और 10 का गुणा नीचे कर रहे हैं अपोजिट साइड, राइट। अब है 171 एकम 171 और 171 दूनी, क्योंकि यहाँ पर आप देख चुके हैं 171 दूनी 342, तो ये आप 2, तो यहाँ आया आपका 2 बराबर आता है 2/10 यानी कि 2 एकम 2 और 5 10 बराबर 1/5 मोल। यह निकल आएगा मोलों की संख्या। अब इस मोलों की संख्या में हमें किसका गुणा करना है, तो 6.023 गुणे 10 की घाते 23 का। क्लियर है। अब 1/5 का गुणा हम किस में करें, तो चलिए 6.023 गुणे 10 की घाते 23 में हम 1/5 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23 और गुणे 1/5। ठीक। अब इस 5 से हमें इसको काटना है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये दशमलव हम 5 एकम 5, ये दशमलव उठाकर हमने यहाँ रख दिया। हासिल का 1 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ये 2 में 5 नहीं जाएगा, हम यहाँ 0 लगा रहे हैं, तो
तो 2 पर 3 ले रहे हैं, 5 चौको 20। अब यहाँ 3 शेष है तो वो आ जाएगा 5 छक्के 30। तो इस तरह से 1.2046 और गुणे 10 की घाते 23। तो ये आता है आपके कणों की संख्या, यानी 68.4 ग्राम शक्कर में अणुओं की संख्या कितनी आई? तो बराबर आता है 1.2046 अणु तो उत्तर ही है उसका। तो इतने अणु आपके शक्कर इतने द्रव्यमान में इतने अणु उपस्थित हैं। नोट, यहाँ पर हमें 10 की घाते 23 को छोड़ना नहीं है, क्योंकि संख्या बहुत है, 1.2046 तो हो ही नहीं सकता, 10 की घाते 23 तो साथ में है, राइट। तो ये 1.2046 गुणे 10 की घाते 23 अणु कहलाए। ठीक, तो ये हो गया आपका ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम तीसरा लेते हैं, रेत हमारा है 60 ग्राम। ठीक, अब रेत का भी सूत्र, रेत भी आपके आसपास है, उसका भी सूत्र हम बता दें। तो चलिए रेत का सूत्र बताते हैं। तो रेत का सूत्र क्या होता है, कई बच्चों को पता होगा, चलिए नहीं है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बात कर लेते हैं। कार्बन और कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन होता है। ठीक, कार्बन और कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, ये सबको पता है क्योंकि 1 से 30 तक सबको याद कर चुके हैं। तो हम रेत की बात करें तो रेत का सूत्र होता है SiO2। कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल याद रखना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबको याद है, और C की जगह हमको हटा के SI लिख देना है तो वो रेत का सूत्र बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और रेत का सूत्र SiO2, कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम रेत का सूत्र, चलिए तो रेत हमने लिया हुआ था, आपको ध्यान होगा ये बाउल में हमने लिया था, ये 60 ग्राम हमने रेत लिया हुआ था, और इसमें हमें क्या करना है कि कणों की संख्या, रेत के पार्टिकल्स अणुओं की संख्या का पता लगाना है। तो जैसे हम पिछले प्रश्नों में करते आए हैं, रेत कितना है द्रव्यमान, यानी कि अब हम सूत्र हमें पता है n बराबर क्या है W/m। W कितना दिया हुआ है तो 60, और m हमें ज्ञात करना है। m कैसे ज्ञात करेंगे, m यानी क्या है यहाँ पर अणुभार। किसका अणुभार, तो जिसका हमें निकालना हो वो अणुभार, जिसकी मोलों की संख्या ज्ञात करना हो उसका अणुभार। W क्या, तो W द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, तो जिसको हमें ज्ञात करना है, जिसके मोलों की संख्या में ज्ञात करना है वही हमारे लिए उसका दिया गया द्रव्यमान ही हमारे लिए W होगा। ये बदलता रहेगा क्योंकि पदार्थ बदलेंगे, मात्रा बदलेगी तो W बदलेगा। अणुभार एक पदार्थ के लिए सभी में समान होगा, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए m का मान भी बदलता रहेगा। चलिए तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है m का मान निकालने की बारी आती है। तो सिलिकॉन सबको पता है, सबको याद हुआ है कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 और परमाणु भार 14 दूनी 28, यानी कि 28 होता है। ये सिलिकॉन 28, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16, और चूंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार हम 16 लेंगे तो 16 दूनी 32, ये अपन ने 32 लिया, और इन दोनों को जोड़ा तो 8 2 10, हासिल का 1, 3 1 4 और 2 6। अरे ये तो बिल्कुल उतना ही है जितना हमको दिया गया द्रव्यमान है, और वही क्या निकला उसका, वही निकला उसका अणुभार। तो फिर जब हम दिए गए द्रव्यमान, हमारे पास दिए गए द्रव्यमान और अणुभार के बराबर होगा तब मोलों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि दिया गया द्रव्यमान यानी कि 60 और अणुभार 60 दोनों कैंसिल हो गए 1, यानी मोलों की संख्या 1 आई। अब हमें गुणा किसका करना है, 1 का, किसी और का नहीं करना है, 1 का, और 1 का गुणा करेंगे तो वो कणों की संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 और गुणे
6.023 गुणे 10 की घात 23। तो इसका मान कितना आएगा? 6.023 गुणे 10 की घात 23 अणु या कण। आई बात समझ में? तो जो मोलर द्रव्यमान होता है, यहाँ से बिल्कुल सिद्ध भी हो रहा है कि एक मोल पदार्थ अगर हम लेते हैं तो उसका मोलर द्रव्यमान भी, उसके मोलों की संख्या, एक मोल और अणुभार और द्रव्यमान दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर होते हैं। क्लियर है? या फिर हम आणविक द्रव्यमान या मोलर मास या अणुभार के बराबर अगर हम किसी पदार्थ को ले लेते हैं तो उसमें मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। क्लियर? 1 मोल लेना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा? तो उसके अणुभार के बराबर लेना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पर मैं इसलिए इतना जोर डाल रही हूँ क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इसी बात पर निर्भर करते हैं। आगे आपको जितने भी आंकिक प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे वो सब इसी बात पर निर्भर करेंगे। कैसे? कि एक मोल का द्रव्यमान यानी उसके अणुभार के बराबर का द्रव्यमान, अणुभार के बराबर आप तौल लीजिए, यानी कि वो कितना है आपके पास? 1 मोल। क्लियर? चलिए, तो ये थे आपके कल के होमवर्क। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी पर ये बात लागू होती है? ठीक, जैसे मान के चलो, क्या ऐसे ही आपको जितने भी आंकिक प्रश्न दिए जाएंगे तो क्या ऐसे सीधा सीधा दिया जाएगा कि 6 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन है, मोलों की संख्या याद कीजिए। सिंपल सा एक प्रश्न है, हम 3 ग्राम कार्बन, चलिए ठीक है, 3 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या, क्योंकि कार्बन में तो परमाणु, कार्बन क्या है? परमाणु। अणु C2 तो हमने कभी देखा नहीं। ठीक, तो कार्बन में क्या होंगे अपने? परमाणु। तो 3 ग्राम, बिल्कुल मैं 3 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या याद करना है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्या है? WN बराबर W और बटे M। फिर W क्या है आपका? 3 और M क्या है? तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो 12। तो यहाँ पर आपका आ गया 12। अब बराबर क्या आया? 3 एकम 3 सबको 12 यानी 1/4 मोल। मोलों की संख्या क्या आ गई? 1/4 मोल। और इसको हमें किस में गुणा करना है? तो 1/4 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23। अब 4 से इसको काटें। ठीक, तो 4 से तो यहाँ चलो ठीक है काटे देते हैं, 4 से काट देते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2 दशमलव हम लगा दें, 4 पंच 20, 2 4 से नहीं जाएगा तो 0, फिर 4 पंचे 20, फिर आपका यहाँ पर 3 बचता है तो 3 में 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20। तो यहाँ आपका उत्तर आता है 1.5057 गुणे 10 की घात 23। क्लियर? ये है क्या? इतने परमाणु। अब यहाँ अणु नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो परमाणुवी अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इतने परमाणु, यानी 3 ग्राम कार्बन में इतने परमाणु उपस्थित हैं। क्लियर है? ठीक, ऐसे नाइट्रोजन, तो ये चीज परमाणु मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रश्न में ये बात जरूर ध्यान देना है कि वो परमाणु पूछ रहा है या अणु। तो यहाँ पर तो चलो परमाणु पूछेगा, अणु पूछ नहीं सकता, राइट है। जो पिछले प्रश्न थे अपने, वहां पर अणु ही पूछेगा, परमाणु पूछेगा तो जितनी उसकी परमाणुकता है, आप पढ़ चुके हैं परमाणुकता 5 होती है, 7 होती है, 3 होती है, 2 होती है, तो उसका गुणा कर देंगे वहां भी, चलो ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो वो कहता है 7 ग्राम नाइट्रोजन में, 7 ग्राम, यहाँ पर 7 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या क्या है और अणुओं की संख्या क्या है, तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा।
का अगर हम 7 ग्राम क्या ले N2, तो ये N2 अगर हम लेते हैं तो ये आपका अणु है और यही 7 ग्राम N यानी कि ये नाइट्रोजन के अणु और ये नाइट्रोजन के परमाणु। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा बारीक है, मैंने पहले ही बताया था, हल्का सा बारीक है। इसको अगर एक बार आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई तो कहीं कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। 7 ग्राम N2 का अणु में अणुओं की संख्या और 7 ही ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हम N2 लेते हैं तो हमें उसका अणुभार लेना पड़ेगा और अगर हम परमाणु लेते हैं तो हमें उसका परमाणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, तो ठीक है, दिया गया वजन कितना है 7। ठीक, तो हम N, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड, हम फर्स्ट के लिए आंसर देख रहे हैं। N बराबर क्या होगा W और बटे M। तो W कितना है 7 और बटे M कितना होगा, तो M होगा 7, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, 2 नाइट्रोजन का 14 दूनी 28। तो यहाँ पर 7 में हमें 28 का भाग देना पड़ेगा। M की जगह हम 28 रखेंगे। कब? जब हमें 7 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या पूछी जाएगी और अगर हमें 7 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या पूछी जाएगी तब हम यहाँ पर ये दूसरे के लिए हम N बराबर ले रहे हैं, तो W और बटे M। तो W तो 7 कॉमन है लेकिन M कॉमन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार वो कितना होता है 14। तो यहाँ पर हमें 14 लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसका मान देखते हैं। 7 एकम 7 और 7 चौको 28, तो 1/4। इसके मोलों की संख्या कितनी आई 1/4 और इसके मोलों की संख्या तो 7 एकम 7 दूनी 14, 1/2। अब इन दोनों में हम गुणा कर देंगे 6.023 गुणे 10 की घाते 23 का। क्लियर है? ठीक, यहाँ भी हम वही करेंगे तो ये आया 6.023 गुणे 10 की घाते 23। क्लियर? अब यहाँ पर 4 से हम भाग देंगे तो 4 से अपन भाग दे चुके हैं वैसे। चलो ठीक है, फिर से दे लेते हैं। 4 एकम 4 और दशमलव, यहाँ पर आपका ये 2 यहाँ आ गया, 4 पंचे 20, फिर यहाँ ये 2 से नहीं जाएगा तो 0, फिर 4 पंचे 20 और फिर 3 आया तो 4 सत्ते 28, फिर 2 आया, 4 पंचे 20। तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया पिछले प्रश्न की तरह 1.5057 गुणे 10 की घाते 23 क्या, तो अणु। और यहाँ पर हम लेंगे तो हमें केवल 2 का भाग देना है, तो 2 तिया 6.0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 बचा तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर उत्तर आता है 3.0115 गुणे 10 की घाते 23 क्या, तो परमाणु। क्लियर है? तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद इसके अलावा इसमें और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक, तो सीधा दे देते हैं कि हमने 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का दहन किया। प्रश्न है, आप नोट करते जाइए। 250 ग्राम। हाँ, तो प्रश्न एक है कि हम लेते हैं 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र आपको पता है, आपने पहले सीख चुके हैं सूत्र लिखना। कैल्शियम कार्बोनेट के दहन के फलस्वरूप कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्राप्त होगा। राइट? अब यहाँ पर चकचोंधने वाली कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट को जलाना है। ठीक, जला किसको रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। और
वजन किसका प्राप्त करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले हम वजन प्राप्त कर लें। इसी में थोड़ा सा प्रश्न और जोड़ेंगे, लेकिन बाद में पहले हम वजन प्राप्त कर लें, फिर हम प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें CO2 प्राप्त होना है। इतनी बात क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट या तो वो सूत्र देगा आपको, प्रश्न में लिखा होगा CaCO3, या फिर लिखा होगा हिंदी में, इंग्लिश में कैल्शियम कार्बोनेट, तो भी आपको सूत्र लिखते बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, तो यहाँ पर हम ले लें क्या? CaCO3। क्लियर है? इसमें से निकल क्या रहा है? चलो हम इसको, ये गर्म का निशान है, बता दें अभी, बाकी रासायनिक समीकरण जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे इसके विषय में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक, तो हम कुछ ना करें, CO2 तो हमें चाहिए, क्योंकि उसी का तो वजन हमें निकालना है। CO2 आप बिल्कुल आप अलग कर दीजिए। क्लियर? ठीक, उसके बाद बचा क्या? तो CO2 निकालने के पश्चात आपका Ca बचा और O, एक O बचा। ठीक, तो ये बचा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ठीक, अब हम यहाँ पर लेते हैं, तो अब हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या, ताकि उसका द्रव्यमान, या फिर सीधे सीधे हम पहले द्रव्यमान निकाल लें। तो द्रव्यमान निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो कितना? अब ये पहले इसका अणुभार ज्ञात करें। अणुभार कितना है इसका? तो ये 40 प्लस 12 और प्लस 16 या 48 बराबर होता है 100। यह अणुभार आप ज्ञात कर चुके हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला? तो 12 और प्लस 16 दूनी 32 बराबर 44 ग्राम। ठीक है, अब 44 ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के दहन के फलस्वरूप हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्लियर है? ठीक, यानी कि 1 मोल, यहाँ पर आपको पता है जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये होता है 1 मोल, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है 1 मोल। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि इसमें यहाँ पर हम 250 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या ज्ञात कर लें। कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हम कितनी होगी? हमारा दिया गया द्रव्यमान, यानी कि N बराबर W/M। तो W कितना है हमारा? 250 ग्राम, तो 250 और बटे M कितना निकला? तो 100। तो बराबर यहाँ पर आपका आता है 0 से 0 कैंसिल, और ये शून्य हटाएंगे तो 2.5 मोल। ठीक, इस 2.5 का गुणा हम 44 में कर दें। वैसे एक नियम से भी निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 को जलाने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुआ। तो 1 ग्राम तो 44/100, तो 250 ग्राम। तो फिर से वही आता है 44/100 और गुणे 250, तो ये 0 और फिर वहीं पर ये 2.5 आपका आता है। 2.5 में आप गुणा कर रहे हैं किसका? 44 का। ठीक, और यहाँ भी अपन ले सकते हैं, तो 2.5 में हमें गुणा किसका करना है? 44 का। ठीक, तो 44 का अगर हम 2.5 यानी कि 44 में गुणा करते हैं तो 25 चौको 100, हासिल का 10, 25 चौको 100 और 10 तो 110। तो ये आपका आता है 110, और यहाँ पर चूंकि एक अंक के पश्चात दशमलव, तो ये बराबर आता है आपका 110 ग्राम। हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। क्लियर है? तो कितना CO2 प्राप्त हुआ? चाहे हम इस हिसाब से करें तो भी 44 गुणे 2.5 तो 25 चौको 100
25 चौको 100, 100 का 0, ठीक। उसके बाद फिर 25 चौको 100 और 10 हासिल का, तो यहाँ पर 110, फिर एक अंक का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी वही आंसर है और यहाँ भी वही आंसर है। यहाँ भी 110 ग्राम CO2 हमें मिल रहा, चाहे हम इस विधि से करें, जिसमें से आपको आसान लगे वैसा करना है। एक एक नियम से क्या किया मैंने, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ 100 ग्राम अणुभार निकला, 1 मोल यानी 100 ग्राम, 100 ग्राम को हमने जलाया और यहाँ पर हमें 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुआ, ठीक। दिया कितना है 250 ग्राम, तो 1 ग्राम के फलस्वरूप तो 44 और बटे 100 कम प्राप्त होगा। फिर 250 ग्राम यानी कि ज्यादा मात्रा है, तो 44 बटे 100 गुणे 250। आप ऐसा कर लीजिए, या फिर मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए कि 250 ग्राम CaCO3 के दहन के फलस्वरूप, यानी कि 250 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या कितनी है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम 2.5 का गुणा करेंगे और 110 ग्राम CO2 प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने बात की थी, ये आप उतार लीजिए पहले कॉपी में, उसके बाद तो इस प्रश्न को मैं और आगे बढ़ाती हूँ। वो प्रश्न होगा कि उसका आयतन कितना होगा, किसका आयतन, आयतन कितना होगा। अभी तो हमने क्या निकाला, उसका वजन, ठीक, हमने द्रव्यमान निकाला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका आयतन कितना होगा। आयतन कितना होगा। अब थोड़ा सा नया है, 1 मिनट में आपके समझ में आएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं इससे जोड़कर यहीं ये चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आयतन और द्रव्यमान से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न आपकी पुस्तक में हैं और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उन प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा और ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। सीधी सी बिल्कुल, मतलब पढ़े बच्चों ने और उनको लगा कि अब हमसे ये बनने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये आसान कैसे है, तो एक बात इससे पहले आपको जाननी पड़ेगी, वो है N, T और P। N, T, P। N फॉर नॉर्मल, जिसको हिंदी में सामान्य कहेंगे। T टेम्परेचर, जिसको हिंदी में ताप कहेंगे। P प्रेशर, जिसको कि अपन दाब कहेंगे। सामान्य, ताप एवं दाब, जो कि हम लोग प्रतिदिन महसूस करते हैं। हमारे सिर पर जो दाब है, वायु दाब, वो कितना है, वो आपके दाब वाले चैप्टर में हम बताएंगे। फिलहाल आप जानिए कि एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। तो इसको अपन 180 m 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक। अभी हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, आप इतना जानिए 180 m, जो कि हमारे सर पर हवा, हर चीज पर, पानी पर, गैस पर, किसी भी पदार्थ पर जो वायु दाब डाल रहा है वह कितना है, 180 m, एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब ताप की बात करें तो ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना कि हम अपन बड़े आराम से झेल लेते हैं, ना गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सामान्य ताप बोला गया है और एक वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब बोला गया है। क्लियर है? इतना याद रहेगा। सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता
है। आप लोग गैस किसमें नापते हैं? आप लोग तो नापते नहीं, कहेंगे कि हम तो नहीं नापते गैस, लेकिन गैस तो नापता है। आपके घरों में सिलेंडर जो है उसमें छोटा सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर है, उसमें आपको गैस लीटर में ही मिलती है। ठीक है, अपन गैस किस में नापते हैं? लीटर में। आयतन नापता है गैस का, ठीक है ना। वजन भी नापता है, वजन सिलेंडर में वजन नाप जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, गैस को किस में नापते हैं? लीटर में। क्लियर है? तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो लीटर क्या है? सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22 बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, 22.4 लीटर होता है। आयतन कितना? 22.4 लीटर। ठीक, वजन कितना? तो 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर, वजन कितना? तो अणु भार के बराबर, राइट। जितना उसका अणु भार उतना उसका वजन। वजन कितना? अणु भार के बराबर। आयतन कितना? तो 22.4 लीटर। क्लियर है? ठीक, अब हमारे पास जो आपने CO2 देखा, तो CO2 कितना आया? 250 यानी 2.5 मोल। CO2 कितना आया? 2.5 मोल। 1 मोल का कितना? 22.4 लीटर। ठीक, तो वजन कितना निकाला अपन ने? 110 गुणा करके देख लेते हैं, वैसे इतना ही होगा। 110 ग्राम था, राइट। अब 110 ग्राम जो वजन था उसमें मोलों की संख्या क्या निकली? तो मोलों की संख्या क्या निकली? तो दिया गया द्रव्यमान 110, अणुभार CO2 का 44, 44 एकम 44 और दूनी 88 और फिर से आपका 22, तो ये 110 होता है और यहाँ पर आपका आता है 2.5 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है भाग देने पर 2.5 मोल आता है। ठीक, यानी वजन कितना था? 110 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब जो आंसर आया वो कितना आया? 2.5 मोल। किसका? CO2 का। ठीक, अब ये जो CO2 2.5 मोल है, उस 2.5 का गुणा हम किस में कर दें? 22.4 में। तो 22.4 गुणे 2.5 अगर हम करते हैं, ठीक, तो हमें प्राप्त गैस का आयतन कितना होगा? ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पर आपका आया कितना? 22.4 गुणे 2.5 बराबर। अब 25 का पहाड़ा हो सकता है बनता हो किसी से, नहीं भी बनता हो, वो गुणा करके देख सकते हैं। गुणा कर लें और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, और नहीं तो 25 का पहाड़ा तो बहुत इजी है। 25 से कम 25 दूनी 50 या 75 चौकी 100, तो कोई टेंशन नहीं है। 25 चौको 100, 100 का हमने लिया 0, हासिल का आया 10, राइट है। 10 हमारे पास है, 25 दूनी 50 और 10 60, 60 का फिर से हमने 0 लिया और हासिल का आया 6, फिर 25 दूनी 50 और 6 56, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 56। क्लियर है? ये 5600। अब 2.1 और 1 दो अंकों के पहले हम क्या लगा दें? दशमलव। तो ये आया हमारा उत्तर कितना? 56 लीटर, क्योंकि आयतन हम किस में नापेंगे? लीटर में। क्लियर है? 56 लीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे गैस का आयतन भी आया 56 लीटर। गैस का वजन कितना था? तो 110 ग्राम। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? चलिए, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। अब हमारा प्रश्न सामने पूरा है, तो इसलिए हम आपको स्टेप वाइज इसके उत्तर बता दें। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? समीकरण लिख लेना है। समीकरण कैसे बनाना है तो अभी आपसे बनाते नहीं बनती, लेकिन प्रश्न तो है, प्रश्न पहले ही चैप्टर में है, तो समीकरण बनाते नहीं बन रहे, फिर भी प्रश्न तो हल करना पड़ेगा। ठीक, तो जब हल करना है तो क्या करेंगे हम? आपने क्या किया? सबसे पहले हम यहाँ हल लिख दें, राइट है। तो
तो यहाँ पर आपने लिया CaCO3, क्लियर। CaCO3 को हमने तोड़ा क्योंकि हमें CO2 चाहिए, CO2 का ही हमें द्रव्यमान चाहिए, CO2 का ही हमें आयतन चाहिए। तो हमने यहाँ लिया CaO और प्लस CO2, CO2 निकाल दिया जो बच्चे सभी, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोलों की संख्या ज्ञात करें। हमें कुछ नहीं, अगर यहाँ 1/2 होता, 1/2 होता, अगले प्रश्न में ये क्लियर होगा। यहाँ अगर संख्या अलग अलग होती तब तो फिर समस्या आती, लेकिन अभी हमें कोई समस्या नहीं है। क्या क्यों नहीं है? क्योंकि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट भी है और 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी 1 मोल CaCO3 जलाएंगे और 1 मोल CO2 प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें द्रव्यमान किसका दिया गया है? CaCO3 का। तो हम मोलों की संख्या भी CaCO3 की ही निकाल लेंगे। तो CaCO3 के मोलों की संख्या यानी कि N बराबर, तो अब N बराबर हमने लिया W/M। तो W कितना? तो 40 और प्लस 12, पहले से आप निकाल चुके हैं, 48 और टोटल होता है 100। तो यहाँ पर W का मान आया कितना? W जो दिया गया है 250 और M का मान आया 100 जो कि हमने निकाला हुआ है, ठीक। अब ये कट गया और आपने देखा अभी कि ये कितना आया उत्तर? 2.5, क्लियर है, ठीक। अब इसका भी अनुभार हम ज्ञात कर लें, क्योंकि हमें तो द्रव्यमान चाहिए, तो द्रव्यमान चाहिए तो कार्बन का 12 और प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। 44 ग्राम कितने का? तो 1 मोल का। मोलों की संख्या कितनी? तो 2.5 मोल, 2.5 मोल, राइट। ये हम लिख दें, मोल की स्पेलिंग MOL ही होता है, लेकिन उसका जो मात्रक होता है तो वो मोल MOL बस लिखते हैं उसके लिए, ठीक। ई लगा देंगे तो वो मोल जो अपन लिखते आए हैं, और ये मोल यानी कि उसकी इकाई, उसका मात्रक, ठीक। तो अपन ने लिया 2.5 मोल, राइट। अब है CO2, कुल CO2 का द्रव्यमान। तो कुल CO2 का द्रव्यमान होगा आपका कितना? तो 44 और गुणे 2.5, ठीक। किसमें? तो ग्राम में। उसके बाद आपका कितना आया? तो 110 ग्राम अपन कर चुके हैं, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा हुआ था, हमने गुणा किया तो ये 110 ग्राम आ गया, क्लियर है। ये क्या निकला? पहला उत्तर, दहन के फलस्वरूप कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा, और यह उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है, द्रव्यमान हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब आयतन की बारी आई, तो आयतन निकालने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आयतन बराबर होता है मोलों की संख्या और गुणे 22.4, किसमें? लीटर में। तो यहाँ पर हम लिख दें लीटर, ठीक। तो मोलों की संख्या कितनी आई है हमारी? तो 2.5। मोलों की संख्या सब में बराबर चलेगी, वही मोलों की संख्या रहेगी, और हमें गुणा किसका करना है? तो गुणे 22.4 का, जो आपने गुणा किया और आपको प्राप्त हुआ 56 लीटर, यानी कि 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हम दहन करते हैं तो NTP पर हमें कितना लीटर? 56 लीटर CO2 प्राप्त होता है। और उसका द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है? तो उसका वजन कितना है? 110 ग्राम। तो ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बार-बार करके देखिए, जब तक ना बने तब तक कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को पूछे जाने के परीक्षा में हमेशा संभावना रहती है। और यही नहीं, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न, इसका वजन भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न अपन लेते हैं, मान के चलिए
ले लें। ये तो ज्यादा वजन वाला था, ठीक। अगर वजन कम हो यानी कि अणुभार से कम द्रव्यमान हो, अणुभार ज्यादा होगा और द्रव्यमान कम होगा। यहाँ पर अणुभार कम था, द्रव्यमान ज्यादा था, तो मोलों की संख्या कितनी आई? 2.5। अब हो सकता है कि थोड़ी सी मात्रा अपन को दे और कहे कि इसमें से आप आयतन और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जैसे एक प्रश्न अपन लेते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक। उसको हल करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि वो भी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 2 प्रश्न आपने हल कर लिया, समझ लीजिए कि सारे प्रश्न, ज्यादा वाले भी प्रश्न आपसे बन गए और कम वाले भी प्रश्न आपसे बन गए। चलिए देखते हैं, अब प्रश्न लेते हैं 24.5 ग्राम। 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका सूत्र है ये पोटेशियम क्लोरेट। इससे ऑक्सीजन बनाने का काम किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट जो है वह ऑक्सीजन के निर्माण में हमारे काम आता है। तो 24.5 ग्राम KClO3 से कितना ग्राम O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा और उसका आयतन कितना होगा? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको क्योंकि इसमें समीकरण वाले प्रश्न हैं और समीकरण आ जा रहा है, लेकिन उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अपन को क्या चाहिए इसमें? O2 यानी ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर है? तो चलिए ले लेते हैं KClO3, ठीक। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अब क्या है कि इसमें समझ चाहिए क्या? तो ऑक्सीजन, तो हम यहाँ ले लें 3O। 3O निकालने के बाद सिंपल, वहां CO2 था, CO2 निकाल दिया, यहाँ O है तो O निकाल दिया बाहर, जितने O है पूरे निकाल दिए। इसके बाद हमारे पास बचा क्या? तो 3O, ये 3O निकालने के बाद, क्योंकि O3 लिख नहीं सकते, ओजोन हो जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ लिखते हैं क्या? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो हमारे पास 2 चीजें प्राप्त होंगी, एक पोटेशियम क्लोराइड और निकलेगा क्या? तो ऑक्सीजन। क्लियर है? अब है कि O2 ऑक्सीजन गैस, आप ये चीज बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसीय परमाणु हैं आपके अक्रिय गैस को छोड़कर, तो उन्हें छोड़कर अपन किसी को भी एक परमाणुवीय अवस्था में नहीं लिख सकते, है ना। उनको हमें 2 ही लिखना पड़ता है, H2O2 Cl2। तो यहाँ पर हम 3O को अकेले नहीं छोड़ सकते, इसको हमें दुगना करना ही होगा। तो अब इसको डबल करने के लिए हम पूरे को डबल कर देंगे। यहाँ पर हमने उन्हें 2 किया, आपने 10वीं, चलो ठीक है, नहीं बात करते हैं क्योंकि 9th वाले भी बच्चे पढ़ेंगे इसको, ठीक। जब हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये 2, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो आया 2KClO3, ठीक। बल्कि यहाँ पर 2 तो 2KCl और प्लस, चूंकि अब हमें यहाँ दुगुना करना है तो ये 3O2, सब दुगुने हो गए, ठीक। अब हमें इसका अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार पोटेशियम का आपने याद किया हुआ है 39, क्लोरीन का 35.5 और प्लस ऑक्सीजन 16 या 48। ये टोटल आता है और ये टोटल आपका आया बराबर, तो यहाँ पर 0.5 हम अलग ही कर दें, 8, 5, 13 और 13, 9, 21, राइट है। 21 का 1, हासिल का 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3,
12, तो यहाँ पर 121.5। फिर से देख लें, ये 0.5 आ गया आपका। 8 4 12 1 13 और 13 और 9 यहाँ 22 होता है। 13 और 9, 9 3 12, यस 13 और 9 22 होता है। और 22 के लिए यहाँ पर 2 आएगा, हासिल का 2, 4 2 6, 3 9 और 3 12, तो ये आपका आया 122.5। क्लियर है। लेकिन हमने कितना दहन किया हुआ है, 2KClO3, यहाँ पर 2 लगा दिया है, तो इसको भी हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें। तो जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 है तो हम यहाँ 3 प्लस 3 और गुणे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 32 दिया आपके 96 ग्राम हो गए। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। 3O2 है तो 3O2 का हमने वजन कितना लिया, 96 ग्राम। और आपने देखा KClO3 का वजन कितना आया, तो ये 122 गुणे 2 यानी कि 244 और 0.5 गुणे 2 यानी 1, तो ये टोटल आ गया आपका 245 ग्राम। तो 245 ग्राम, 245 ग्राम जब हम किसका दहन करते हैं, KClO3 को गर्म करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 96 ग्राम आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, अब हमारे पास दिया कितना है, सिंपल है, 24.5 ग्राम। क्लियर। तो 24.5 ग्राम अगर हम जलाएंगे तो जाहिर सी बात है 24.5 और यहाँ पर, तो यहाँ भी दोनों तरफ बराबर से, तो यहाँ आया 24.5/245, मात्रा कम है, ये दशमलव आप हटाएंगे और उन्हें 10 कर देंगे, दोनों कट गया, 1/10। इस 1/10 का गुणा कहाँ कर दीजिए, 96 में, तो 96 गुणे 1/10 करेंगे तो बराबर आपका आएगा 9.6 ग्राम O2। ये वजन आपको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 9.6 ग्राम O2। क्लियर है। ठीक, अब हमें इसका आयतन चाहिए, कि क्या चाहिए, आयतन। तो अब दिया गया द्रव्यमान कितना है, 9.6 ग्राम। क्लियर। अब हमें इसका आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए अपन क्या करेंगे, तो आयतन के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, मोल और गुणे 22.4 लीटर करना है आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, मोलों की संख्या गुणे 22.4 लीटर। तो आयतन हम निकालते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान कितना आया, 9.6 ग्राम। और बटे क्या चाहिए, O2 का अणु भार। तो O2 का अणु भार कितना होता है, तो 16 और 32, तो 32 से कम 32, ये दशमलव हटाएं, गुणे 10 कर दें, तो 32 से कम 32 और 32 यहाँ पर दिया 96, राइट। 32 से कम 32 और दिया 96, 3/10, यानी कि आपके मोलों की संख्या आती है 0.3 मोल। कितना आया, 0.3 मोल। अब हमें क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन बराबर क्या करेंगे, आयतन बराबर स्मॉल m इंटू 22.4 लीटर। क्लियर है। तो स्मॉल n का मान कितना है, तो 0.3 और गुणे 22.4। ठीक, अब यहाँ पर हम 3 का गुणा करें, 4 दिया 12, 12 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और फिर 3 दूनी 6, 672, 1 और 2, 1 2, यहाँ 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो ये आपका आता है 6.72 क्या लीटर, यानी लगभग आपको 7 लीटर या 7 लीटर से थोड़ा कम ऑक्सीजन प्राप्त होगा NTP पर। कितने ग्राम KClO3 के दहन के फलस्वरूप, तो 24.5 ग्राम KClO3
के दहन के फलस्वरूप आपको 6.72 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसका द्रव्यमान कितना है तो 9.6 ग्राम। क्लियर? ठीक, तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट का भाग 2, मोल अवधारणा। मेरे ख्याल से इतना समझ लेने के बाद अब जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर जो भी चैप्टर्स आते हैं उसमें मोल वाली कोई भी बात आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके।